नोटबंदी से अरे बगल का हमारा पाकिस्तान है, क्यों जो है नोटबंदी करने जा रहा है? आपसे लेकिन लेता हूं भाई साहब, इसको पकड़ लेता हूं कि आप इससे सरकार से संतुष्ट हो कि नहीं? मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों चुप रहे? मणिपुर की घटना में चुप क्यों रहे? उसके बाद में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा बीजेपी की सरकार ने किया, उस बहन को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। इस वक्त मैं लखनऊ के दारुल सफ़ा पे मौजूद हूं और अभी हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है। साथ ही बिहार में नीतीश कुमार फिर से एक बार एनडीए के साथ चले गए हैं। 2024 में क्या माहौल रहेगा, इस विषय पर बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? प्रिंस। क्या लगता है 2024 में अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है, खासकर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो 80 लोकसभा सीटें आती हैं, क्या लगता है आपको? मोदी जीतेंगे उत्तर प्रदेश में पूरे इंडिया में 400 सीट पार होगा, 500 भी हो सकता है। इसका वजह यह है कि अभी जो हाल ही में खबर आया है कि जो ईवीएम कंपनी बनाती है BEL, उसके 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 7 ईवीएम पर आप एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। हम नहीं लगा रहे हैं, सारना जो सचिव है उन्होंने लेटर लिखा है बाकायदा, और पूरा वेबसाइट में जाके देखिएगा तो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो कोड जानते हैं, जो चिप जानते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग, उसमें 4 जो हैं वो बीजेपी के हैं। एक मनसुख लाल है, मनसुख भाई गुजरात के, और एक है शिवनाथ यादव बनारस के, और एक हैं आपका श्यामा सिंह बिहार के, और एक पारसा है। तो ये 4 डायरेक्टर है, जबकि प्रोटोकॉल ये है कि वो आदमी डायरेक्टर बनेगा जिसका कोई अपना हित ना हो, और ये बीजेपी के 4 कार्यकर्ता हैं और वो ईवीएम की मशीन में है। और अगर असल में लड़ाई होगी तो 100 सीट से ये ज़्यादा नहीं पा पाएंगे। आप कहना चाह रहे हैं कि राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई है उसका कोई प्रभाव नहीं है, सारा खेल ईवीएम का है? पूरा ईवीएम का है। और प्राण प्रतिष्ठा तो छोड़िए, अब अयोध्या में जब गोली चला था उसके 1 साल बाद मुलायम सिंह शपथ ले रहे थे। देखिए बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है, 15 से 28 के बीच 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। इजराइल तक भेजना पड़ रहा है लोगों मजदूरों को। इसके अलावा जो अभी RBI का रिपोर्ट आया है, 10 साल में सबसे उछला स्तर है जो कर्ज ले रहे हैं। कर्ज लेने वाले व्यक्ति का 10 साल से सबसे ऊपर, और 50 साल में सबसे कम सेविंग हुई है। RBI का रिपोर्ट है, मेरा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर रोज़ 10 हत्या, 11 बलात्कार और 40 अपहरण डेली हो रहा है यूपी में। 2022 का रिपोर्ट है NCARB का। तो हालत बहुत बिगड़ी हुई है। और आपका 173 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने ले लिया, 55 लाख करोड़ था और इन्होंने बढ़ा के 1,73,000 यानी 120 करोड़ इन्होंने ले लिया है। तो डेब्ट टू जो रेशो है GDP पे कर्ज का रेशो वो 90% हो गया है। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, IMF ने भी कहा है। रोज़गार मिल नहीं रहा है। अभी आसर का रिपोर्ट आया है, जो 15 से 24 साल के लड़के हैं वो कक्षा 2 की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्केल से माप नहीं पा रहे हैं और डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो बुरा हालत है। और करप्शन में कल का रिपोर्ट आया है, 93% इंडिया का है करप्शन में, और भुखमरी में 111वें नंबर पे हम हैं बांग्लादेश पाकिस्तान से। इसके बाद भी ये जीत जा रहे हैं। इसका वजह तब खंगाला गया, सारना ने लिखा है कि जो 7 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं जो ईवीएम बनाते हैं, जो चिप बनाते हैं, जिसका कोड होता है उन्हीं को पता होता है, उसमें 4 बीजेपी के हैं। तो जब तक आंदोलन छोड़ के इन लोग को, राहुल को ये बैठना होगा और ईवीएम की लड़ाई लड़नी होगी। जब तक वो रहेंगे, आप जितना आंदोलन कर दो उनको 400 वोट आएगा। चलिए, क्या नाम हुआ भैया? आदिल सिद्दीकी नाम है हमारा। क्या लगता है, जैसा कि ईवीएम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, ईवीएम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? देखिए, जितनी मुन्नी की इज्जत नहीं लूटी गई उससे ज़्यादा ईवीएम और बैलेट पेपर की इज्जत लूटी गई। ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए, मेरा भी मानना है। बैलेट पेपर से कराना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों कराए? आप लोग सोशल मीडिया और ट्विटर पे बैठ के ईवीएम का विरोध करेंगे, हमारे जैसी जनता सड़कों पर संघर्ष करेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर संघर्ष चल रहा है ईवीएम के खिलाफ। आज महामोर्चा का आह्वान अमन मेश्राम ने किया है, एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। लेकिन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज उसको समर्थन कर रही है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा नेता वहाँ गया है? मेरा सवाल है, इन ईवीएम विरोधी जो पार्टियाँ हैं उनके राष्ट्रीय नेताओं से सवाल है, आप क्यों नहीं गए वहाँ? लेकिन आपका कहना है यदि ईवीएम का विरोध पॉलिटिकल पार्टियां समर्थन नहीं कर रही हैं, उस स्तर पे नहीं कर रही हैं जहां पर जिस स्तर तक करना चाहिए, तो या तो विपक्ष की पार्टियों को लगता होगा ईवीएम में कोई हेर फेर नहीं है, उन लोगों ने मान लिया होगा इसलिए नहीं कर रहे होंगे। फिर हम जैसे जनता को मूर्ख बनाने की क्या ज़रूरत है? फिर हर चुनाव हारने के बाद मंथन करने के बजाय आप ईवीएम पे दोष मार देते हैं, या हम जैसे जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग।
क्या लगता है 2024 में परिवर्तन संभव है? 2024 का तो चुनाव होगा, मोदी जी प्रचंड बहुमत से आएंगे, लेकिन 24 के बाद कोई चुनाव नहीं होगा। लोकतंत्र खत्म कर दिया जाएगा। लोकतंत्र बचा ही कहाँ है? मुख्यमंत्री गायब है, विपक्ष के सारे नेताओं पे ईडी सीबीआई चल रही है। 80-90 साल का बुजुर्ग बिहार का लालू प्रसाद यादव 10-10 घंटा ईडी बैठा लेती है। अब कब बैठाती है? जिस दिन गठबंधन टूटता है, उन सरकार से विपक्ष में जाते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, लेकिन जो जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, वो अगर किसी बात को लेकर सवाल करती है, खड़ी होती है, कहीं सड़कों पर संघर्ष करती है, तो उसके पास सरकार के पास एक कानून है, संविधान ने एक कानून बनाया है। उनको यूएपीए के जरिए सड़कों के पीछे 4-4 साल 5-5 साल से लोग हैं। कैसा लोकतंत्र है? इस लोकतंत्र में सड़कें खाली है, जो विपक्ष नहीं आ रहा है, जनता सड़कों पर आ रही है, तो वो 4-4 साल जेल भरे। यही लोकतंत्र है, यही संविधान है। ऐसे संविधान, ऐसे लोकतंत्र को मैं नहीं मानता। आप कहना चाह रहे हैं कि बिहार में जिस तरीके से लालू यादव, अभी उनकी 1 वर्ष भी लगभग नहीं हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, और वो काफ़ी बुजुर्ग हैं, और उनके साथ लगातार सीबीआई और ईडी लगातार कई घंटों इंक्वायरी कर रही, पूरे परिवार को परेशान कर रही। तो आप कहना चाह रहे हैं कि उनका भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता नहीं है? झूठ हो सकती है, भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, लेकिन ये लोकतंत्र, ये संविधान कैसे काम करता है कि जब सत्ता में रहते हैं तो उनको पैरोल पर छोड़ दिया जाता है, विपक्ष में आते हैं उनको ईडी बैठा लेती है। मेरा सवाल इस लोकतंत्र पे और संविधान पे, ये कैसा लोकतंत्र? अगर लोकतंत्र संविधान में खामियां ना होती तो नरेंद्र मोदी जी उसको अपने पैरों तले कैसे कुचल देते, कैसे कुचल पाते? ये बात बिल्कुल सही है कि यदि देखा जाए कि अगर संलिप्त होते, भ्रष्टाचार से संबंधित होते लालू प्रसाद यादव, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो नेता हैं जो जेल में होना चाहिए, तमाम डिप्टी सीएम हैं, तमाम पदों पे विराजमान हैं, जो भ्रष्टाचार में कभी संलिप्त थे और बीजेपी आरोप लगाती थी, लेकिन उनके ऊपर सीबीआई ईडी नहीं होता है, केवल विपक्ष के नेताओं पर ही ईडी होता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, शर्म आना चाहिए उनको। अगर थोड़ी भी इंसानियत है तो डूब मरे मोदी पानी भर, चिल्लू भर पानी में। लालू प्रसाद 80 साल के उम्र के हैं, अभी इतना मेजर ऑपरेशन हुआ, 11 घंटा तुम बैठा रहे हो, तुम्हारे हिम्मत नहीं है जो अपने बाप को पेरोल में छोड़ दिए, राम रहीम को, जो एक हत्यारा और रेप का मुलजिम है, और आपका जाके उसको 2 साल में 8 महीने में पेरोल में छोड़ दे रहे हो। अजीत पवार कौन है? छगन भुजबल कौन है? शुभेंद्र अधिकारी कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? उसको वॉशिंग मशीन ढो दिए, उसको सीएम बना दिया। और गरीब बेचारा लालू प्रसाद एक बुजुर्ग आदमी है, थोड़ी इंसानियत तो रखो। कोई 11-11 घंटा बैठा के रखे हो, और जबकि अभी कोई सिद्ध नहीं हुआ है, जो सिद्ध हुआ उसको सीएम बना दियो। आपका बताइए ये कि राम रहीम को क्यों छोड़ा तुम? हत्यारा और बलात्कारी का अपराधी है, फिर उसको 50 दिन का पेरोल में क्यों मिल गया? आप ये बताइए कि 2 साल में 8 महीना कैसे आ गया वो बाहर? ये तो नहीं आना चाहिए ना, थोड़ी इंसानियत रखिए आप। बलात्कारी को 8 बलात्कारी होते हैं, उसको सरकार गुजरात की सरकार छोड़ देती है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने रिहा किया, हालांकि उस बहन को सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। उस बहन राम रहीम को छोड़ देती है। ये सरकार बलात्कारियों की हमदर्द है। आखिर वही संघर्ष करने वाले लोग आज 4 साल से जेल में, पैरोल को क्या छोड़ोगे? सुनवाई नहीं हो रही। क्या लगता है 40 लोकसभा सीटें बिहार में हैं, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 120 लोकसभा सीटों से ही तय होता है दिल्ली का रास्ता। क्या लगता है अभी नीतीश चाचा फिर से चले गए एनडीए के साथ? नीतीश चाचा जाएं या ना जाएं, बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीट जीतेगी, बिहार यूपी में 80 जीत जाएगी, बिहार की भी 80 पूरी सीट जीतेगी, और पूरे देश की पूरी सीट जीतेगी। क्योंकि हम लोग इतने भूखे नंगे हैं कि अपना करोड़ों का वोट सिर्फ 5 किलो अनाज पे दे देते हैं। हम ये बड़ी बात आप हंगर इंडेक्स में हम 111वें नंबर पे इसीलिए हैं कि हम अपना 5 करोड़ों का वोट 5 किलो राशन पर दे देते हैं। हम ऐसे देश के नागरिक हैं, हमें गर्व है कि हम अपना वोट बेचते हैं 5 किलो अनाज पर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमने इतने करोड़ लोगों को रोज राशन पहुंचा रहे हैं, उनकी सहायता कर रहे हैं। वो तो कह रहे, देखिए वो राशन सहायता नहीं कर रहे हैं, वो हमारे वोट का सौदा करते हैं। वो हमारे वोट का सौदा किए हैं 5 किलो राशन पर, और हम लोग खुशी हैं कि 1 करोड़ का वोट हम 5 किलो राशन पर दे देते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? अवधेश सिंह।
क्या कहना चाहेंगे 24 में क्या लगता है परिवर्तन हो पाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाजपा बीजेपी फिर से आएगी? फिर से आएगी, फुल बहुमत से आएगी, 400 पार जाएगी। हाँ, और अभी जो भाई साहब हमारे कह रहे थे कि लालू यादव जी को 11 घंटा बैठाया गया, जो है बहुत वो थे। एक चीज़ हमको बताइए कि लालू जी ने जब नौकरियां दिया था और उन लोगों से सारी ज़मीन जब ले लिया था, तब कहाँ थे ये लोग? कहाँ थे? 600-700 करोड़ की ज़मीन उन्होंने फर्जी ढंग से लेकिन क्या कारण है कि जो ईडी और सीबीआई होता है वो केवल विपक्षी नेताओं पर होता है? क्या भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी के नेता हैं वो दूध के धुले हैं? सुन लीजिए, ऐसा है, कोई दूध का धुला नहीं है। देखिए जैसे अभी सोरेन जी का मामला, सोरेन जी ने क्या किया है? सरकार की ज़मीन, सेना की ज़मीन को इतने ढंग से फराड करके और हजारों करोड़ का ज़मीन बेच दिया। तुम्हारे पापा की थी, बेच दिए। किसकी ज़मीन है वो? सरकार की ज़मीन थी, क्यों बेच दिया आपने? जो आपके यहाँ 350 करोड़ रुपया पकड़ा जा रहा है, अभी आपने देखा होगा 350 करोड़ रुपया घर में निकल रहा है, किसका पैसा है ये? और अभी भाई साहब तो अभी इत्र व्यापारी के घर जो बरामद हुए पैसे वो तो भाजपा से संबंधित व्यक्ति था। कोई देखिए, अभी हेमंत सोरेन को आपने जिक्र किया तो वो तो सीबीआई का, ईडी का जवाब दे रहे हैं। वो जवाब देंगे, हिसाब सबका होना है। ऐसा थोड़े चाहे भाजपा का हो चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ये मोदी जी हैं, इसमें कोई चीज़ की वो नहीं है, किसी का भेदभाव नहीं है। लेकिन 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने का वादा किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा था कि 15 लाख खाते में, अभी CSDS के आंकड़े देखें, ऐसे 15 लाख रुपया खाते में आ रहा है। अब किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच जाएगी? जनता के बीच में जाएगी। एक चीज़ हमको ये बता दीजिए, आप कह रहे हैं 15 करोड़ रुपया, कोई जो भी किसान सम्मान निधि में कई हजार करोड़ रुपया जा रहा है किसान सम्मान, लेकिन उनके यूरिया की दाम बढ़ गए। उनके यूरिया की बोरी 50 किलो की होती थी, उसको 40 किलो कर दिया। 40 किलो की नहीं, 45 किलो की है। लेकिन उसके साथ में क्या किया है उसको आपको नहीं मालूम है। यूरिया के जगह जगह आप चले जाइए तो यूरिया के पंप खुल गए हैं, जैसे डीजल के पंप खुलते हैं ऐसे यूरिया के पंप खुल गए हैं। 40 रुपये और 50 रुपये में 1 एकड़ का यूरिया बनाई गई है, नैनो DAP बनाई गई है। यदि बीजेपी ये रिसर्च से निकल के आया है। हमको 1000 और 500 की जरूरत नहीं है, हमको 50 और 100 में हम जो है रिसर्च में काम कर रहे हैं जो है। लेकिन अगर बीजेपी वास्तव में किसानों की हितैषी है तो जो उनकी MSP की मांग है उसको डिसाइड कर देना। MSP पे डिसाइड नहीं हो रहा है, MSP बढ़ा नहीं रहे हैं, सरकार पैसा नहीं बढ़ा रही है उस पर वो नहीं दे रहे हैं। हर साल गेहूँ हो, धान हो, जितने भी चीज़ें हैं, मोटे अनाज पे है, सब पे जो है MSP लगी हुई है, सब पे खरीदारी शुरू है। कहाँ पे जो है? अच्छा, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास जो है। और अभी सुनिए, 5 किलो गल्ले की बात सुन लीजिए। यही पूर्ववर्ती सरकारों में इस गल्ले को सड़ा करके और बेचा जाता था बियर कंपनी को। इस गल्ले को सड़ा करके बियर कंपनी को बेचते थे यही सरकार, इससे पूर्व जो सरकारें थी। और वही गल्ला उधर न जा करके बियर कंपनी को वो सीधे। क्या लगता है, चाचा का कहना है कि प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी सबके साथ, सबके विकास और कुछ लोगों का विनाश के साथ चल रहे हैं। विनाश तो होगा जो फराड कर, लेकिन विकास तो केवल पूंजीपतियों का हो रहा है। कैसे पूंजीपतियों का हो रहा है? आप कैसे कह दिए कि पूंजीपतियों का हो रहा है विकास? गांव में जिसके पास छप्पर है, पन्नी डाल के रहता है, उसको आवास अगर मिल रहा है 1,40,000 रुपये में घर बना के रह रहा है और उसको फ्री में कनेक्शन दिया जा रहा है, फ्री में सिलेंडर दिया जा रहा है और अकाउंट में पैसा दिया जा रहा है। लेकिन सिलेंडर देने के बाद वो दोबारा नहीं भरा पाए, महंगा हो गया। एक बार नहीं, कई सुन लीजिए, अगर महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है। आज गाँव में 300-400 रुपया गाँव में मजदूरी चल रही है। क्या बात करते हैं आप? जमीनी हकीकत यदि देखा जाए, हकीकत देखिए। अगर जमीनी हकीकत देखना है तो गाँव में चले जाइए जो है। गांव में देखिए जमीनी हकीकत क्या है। जिसके पास रोड पे निकलने के लिए जो है लाइटिंग करते थे, उस पे रोड पे बैठ करके वो आज शौचालय में कर रहे हैं जो है। घुटना पानी भरा रहता। क्या कहना चाहे? ग्रामीण क्षेत्रों में घुटना पानी भरा रहता था पूर्ववर्ती सरकार में 2002 से 2017 तक। 2017 और 14 के बीच में इतनी प्रचंड कितनी 4 लेन सड़कें बना दी बीजेपी। आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के सर्वे करिए, कितने बीजेपी सरकार में हो, कितने समाजवादी सरकार में बन रहे हैं, इतना एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आप उसकी फोन कर रहे हो। एक एक्सप्रेस वे महाराष्ट्र में भी बना है, एक एक्सप्रेस वे महाराष्ट्र में बना है। आम आदमी उस एक्सप्रेस वे पे खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसका टोल टैक्स इतना ज़्यादा है।
क्योंकि एक्सप्रेसवे बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 50 लाख की गाड़ी ले लोगे, टोल नहीं दोगे। 50 लाख की गाड़ी लेने के बाद टोल आपको नहीं देना, आपको झर्राटे चले जाना। फिर ये सरकार का कब विकास हुआ एक्सप्रेसवे पे? क्यों नहीं विकास मैं पूछता हूँ, सरकार इस प्राइवेट कंपनियों को ठेका देती है बनाने का, जब काम नहीं करोगे फिर बैंक से उसको लोन दिलाती है, सरकार ग्रांटर बनती है, उसके बाद बनाने के बाद सरकार के पैसे का प्राइवेट कंपनी बनाती है और उसके बाद टोल भी वसूलती है सरकार के पैसे बनाए हुए टोल का। उसमें जो पैसा जो क्यों लगेगा टोल? क्यों नहीं लगेगा टोल? सरकार के पैसे से बनने वाली चीज का प्राइवेट कंपनियां क्यों टोल ले? कौन? इससे पहले सरकारों में टोल नहीं लगता। मैं तब भी कहता हूँ, हमारे यहाँ मुझे लगता है जब लोग धरना दिया कि अगर ये सरकार सांस लेने पे भी टैक्स लगा दी तब भी जनता खुश होगी। तो देख लिए कह रहे हैं सांस लेने पे भी टैक्स लगाना चाहिए। सरकार में जो भ्रष्टाचारी होगा, लेकिन भ्रष्टाचार जब से मोदी जी आए हैं देश की आवाम लगातार लाइन में लगा देते हैं। लाइन में लगा देते हैं। अभी देखिए ड्राइवरों के लिए कानून बनाया गया, बनेगा। उससे पहले नोटबंदी हुई, उससे पहले नहीं होता तो आतंकवाद न खत्म होता। कहाँ आतंकवाद नोटबंदी से अरे बगल का हमारा पाकिस्तान है, क्यों जो है नोटबंदी करने जा रहा है? इस बात को आपको मालूम है? नोटबंदी करने जा रहा है पाकिस्तान खाली जाली नोट से, और जो हमारे यहाँ जो जितना भी वो था वो सब खत्म हुआ है, उसी से आतंकवाद खत्म हुआ है। चलिए भैया, क्या नाम? भैया आपका जो चैनल है हम बोलने को तो तैयार हैं। हम सुनो, उसमें देखते हैं जब अपना फोटो तो हमारा लगा देते हैं, फिर मालूम पड़ता है सब समाजवादी पार्टी वालों ने भाजपा को धोया। हमने 100 रुपया में एक जोड़ी धुलवाया। तो हमें पहले ये बताओ, ये चैनल बिकाएगा तो नहीं? बिल्कुल चलाया जाएगा। तो सुनो, ये जो जनता है ना 135 करोड़ 140 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। जो जनता का है वो सबका है, ठीक है। और मोदी जी 135 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और परिवार जैसा ख्याल रखते हैं। कोई अपना परिवार नहीं चला पाएगा, समझ रहे हैं भाई साहब? अपना परिवार चलाने में सबरे दांत खट्टे पड़ जाएंगे। मोदी जी हैं पूरे देश को चला रहे हैं, और ये कह रहे हैं ना जन कल्याणकारी योजना। अभी किसी भाई को बुला लो, किसी बच्चे को बुला लो, किसी बुजुर्ग को बुला लो, कोई पढ़ा लिखा हो अथवा ना हो, किसी को भी बुला लो। लेकिन एक मेरा सवाल है, लेकर एक सांस में जाने कितनी तो बीजेपी जितना भी विकास कार्य या जो भी अपने मैनिफेस्टो में जारी की थी, क्या क्या उन्होंने पूरा किया है? आप अच्छा एक बात कहूँ मैं, बुरा तो नहीं लगेगा? आप तो देखो मीडिया से आते हैं, जनता की ताकत, नेता की ताकत, सबकी ताकत है, आप उजागर करेंगे। मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी योजना जो आप लेकर के हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं, आप दिल पे अपने हाथ रख के बता दो, मोदी जी की सरकार में आपको जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला, सुरक्षा मिली, या ऐसा कोई काम नहीं जो जनता के हित का न किया हो मोदी जी ने? आप बताओ, एक बता दो। लेकिन आपसे ही लेता हूं भाई साहब, इसको पकड़ लेता हूं कि आप बताओ इससे सरकार से संतुष्ट हो कि नहीं? बताइए। देखिए मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम निष्पक्षता से पत्रकारिता करना। लेकिन बिल्कुल मेरा सवाल से सवाल करिए जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटते थे वो, और दिन दहाड़े हत्या करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री, ठीक है बिल्कुल किया जाएगा। मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों चुप रहे? मणिपुर की घटना में चुप क्यों रहे? उसके बाद में बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा बीजेपी की सरकार ने किया, उस बहन को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला। हाँ हम बता रहे, देखो जो घटना तो बहुत प्रभाव पड़ा है, घटना रुकी है, ठीक है। और गुंडा माफिया थत्तर कांप रहा है। देश में माफिया रहते थे, पता नहीं किस देश में चले गए, किस बिल में घुस गए गुंडे माफिया। पूरी कहाँ इनका देखिए लगातार बीएचयू में जो लड़के अभी देखिए बीएचयू में बीएचयू क्या नाम हुआ भैया, क्या नाम हुआ? भैया देखिए नाम से कोई मायने नहीं रखता है। देखिए हम एक नागरिक हैं, ठीक नहीं, हम एक नागरिक हैं, ठीक ना। देखिए हम कहना ये चाहते हैं कि बीएचयू में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के पदाधिकारियों द्वारा एक लड़की के साथ जो है कि उसका न्यूड तस्वीर बनाया गया, उसको नंगा किया गया। पहले सुन लीजिए, पहले बातों को तो सुनिए। किया गया, उसके बाद जो है कि वो लोग वहाँ से घटना करने के बाद मध्य प्रदेश चले गए। उस समय तत्काल मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा था, और इतना सब होने के बाद जब प्रशासन को पता चल जाता है कि ये भाजपा IT सेल के पदाधिकारी है, तो उस मामले को दबा दिया जाता है। और छात्रों, BHU के छात्र छात्राओं का वो तो मतलब
बहुत प्रयास उन्होंने किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, आंदोलन किया, तब जाके मामला का खुलासा हुआ। खुलासा होने के बाद भी योगी जी का ना बुलडोजर उन लोगों पे चला, ना कोई उन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। आखिरकार मतलब मैंने क्या मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्या कार्रवाई मतलब पार्टी देख के होती है, जात देख के होती है, किस मतलब तरीके से कार्रवाई हो रही है? बुलडोजर देखकर न्याय किया। देखिए अभी रामलला को और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को उड़ाने की धमकी देने वाले को क्या हुआ, जनता जानना चाहती है। कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। नाम बदल कर धमकी दी गई। वो नाम बदलना ठीक है, लेकिन ये मुख्यमंत्री को धमकी, वो भी यशस्वी मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले के ऊपर भारतीय जनता कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि इतने महान मुख्यमंत्री को धमकी देने वाले, रामलला को धमकी देने, बम उड़ाने वालों के साथ क्या हुआ? खबरें क्यों गायब हो गई? क्या हो रहा है उनके साथ? जब पता चल गया कि भाजपा के लोग हैं तो गायब हो गई खबरें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। यहाँ पर लोगों का कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर न्याय में भी पक्षपात कर रही है, कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ सरकार चला रहे हैं। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर हमने चर्चा किया। इस विषय पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। अक्षय की रिपोर्ट, कैमरे के पीछे गौरव है।